नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंतर्गत न्यू जिम्नोस्पर्म पाइनस को स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने पाइनस की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लिया था और पाइनस का क्लासिफिकेशन तथा उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाइनस में एनाटॉमी, और एनाटॉमी भी किन किन में पढ़नी है। पाइनस की रूट्स के अंतर्गत, पाइनस के स्टेम के अंतर्गत और पाइनस की लीफ के अंतर्गत। तो आज एनाटॉमी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाइनस की रूट एनाटॉमी या रूट की आंतरिक संरचना। पाइनस में जो जड़ पाई जा रही है, जड़ केवल एक ही प्रकार की पाई जाती है, नॉर्मल टैपरूट या सामान्य मूसला जड़। उसकी एनाटॉमी का हम अध्ययन करेंगे या उसकी टीएस काटेंगे या उसका ट्रांसफर सेक्शन काटकर उसकी आंतरिक संरचनाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर रूट एनाटॉमी की बात करें तो रूट एनाटॉमी में हम दो डायग्राम बना सकते हैं। एक तो लाइनर डायग्राम बना सकते हैं रूट्स का, एक उसका सेलुलर पार्ट्स बना सकते हैं। तो दोनों ही डायग्राम को देखेंगे हम और समझेंगे। तो अगर एनाटॉमी में देखें हम तो पाइनस की जो जड़ होती है, हमने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पर देखा था जो पाइनस की जड़ें होती है वो ज्यादा गहराई में नहीं जा पाती और तुरंत ही मतलब गहराई में न जाने से पहले ही वह पार्श्वीय रूप से विभाजित होकर पार्श्वीय जड़ों का निर्माण कर देती है, जो कि तने को आधार प्रदान करने का या तने को सहारा प्रदान करने का या भूमि में स्थापित करने का कार्य करते हैं। और वहां पर हमने यह भी देखा था कि पाइनस की जड़ में जो मूल रोम पाए जा रहे थे उनकी संख्या कम थी। और उनकी संख्या कम क्यों थी? क्योंकि पाइनस कवकों के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित करता है। और कवक भी कौन सी फैमिली के थे? बेसिडियोमाइसीटी फैमिली के जो कवक थे, जैसे क्लेवेरिया, हेमेंसिया, स्क्लेरोडर्मा, वोल्यूटस इत्यादि इन कवकों के साथ पाइनस की जो जड़ें हैं वह सहजीवी संबंध स्थापित कर लेती है, या जड़ों की जो एपिडर्मल लेयर होती है या एपिब्लेमा लेयर होती है उनमें यह पाई जाती है। और ये कवक जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, जिसके कारण पाइनस के जड़ों में मोर्फोमों की संख्या कम हो जाती है। तो ये हमने इसकी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत देख लिया था। आज हम इसकी एनाटॉमी के अंतर्गत देखेंगे भाई कौन कौन सी संरचनाएं पाई जा रही हैं। तो अगर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में इस जड़ की क्या काटते हैं हम? टीएस काटते हैं। और टीएस में हम बाहर से अंदर की ओर देखें या परिधि से केंद्र की ओर देखें तो कौन कौन सी संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं? तो इसमें दिखाई देता है हमें एक तो एपिब्लेमा, सेकंड कोर्टेक्स और थर्ड वाला पोर्शन है स्टील रीजन। मतलब अगर हम द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें या जिम्नोस्पर्म की जो जड़ें हैं उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें, दोनों ही एक ही प्रकार के पोर्शन में बटी हुई रहती है। मतलब द्विबीजपत्री जड़ों में भी एपिब्लेमा, कोर्टेक्स, स्टील रीजन वाला पोर्शन पाया जाएगा और जिम्नोस्पर्म की जड़ों में भी वही पाया जाएगा। मतलब हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म की जो जड़ें हैं वह आंतरिक संरचना में किसके समान दिखाई देती हैं? द्विबीजपत्री जड़ों के समान दिखाई देती है। तो अगर इनकी आंतरिक संरचना देखें तो सबसे जो बाह्यतम लेयर है वह कौन सी होती है? वह होती है एपिब्लेमा, जो कि एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत होती है। और कैसी होगी? पैरेन्काइमेटस नेचर की होगी। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ मात्रा में हमें यहाँ पर मूल रोम देखने को मिलेंगे। जैसे मूल रोम की संख्या कम हुई है, मूल रोम गायब नहीं हुए हैं, केवल संख्या कम हुई है। दिखेंगे तो शायद परंतु कम संख्या में दिखेंगे। यदि एपिब्लेमा कैसी है? एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत है जो जड़ीय से बाह्य सतह बनाएगी। और इसके कुछ कोशिकाएं लोंगेटेड या लंबवत होकर किसका निर्माण करती है? मूल रोमों का या रूट हेयर्स का निर्माण करती है।
इसके बाद एपिब्लेमा के अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होता है। मतलब एपिब्लेमा के बाद और स्टील रीजन के पहले जो बीच का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। और कॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बहुस्तरीय लेयर पाई जाती है। कोशिकाएं कैसी होगी, पतली पत्ती युक्त होगी, मतलब पेरेन्काइमेटस होगी, और इसकी बहुत सारी लेयर हमें यहाँ पर दिखाई देगी। और इसकी जो कुछ कोशिकाएं हैं उनमें रेजिन पाया जाता है, जिन्हें रेजिन सेल्स भी हम कह सकते हैं। तो कॉर्टेक्स कैसा है, बहुस्तरीय क्षेत्र होता है जो कि एपिब्लेमा से लेकर कहाँ तक फैला हुआ होता है, स्टील रीजन तक फैला हुआ होता है। पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इसकी कुछ कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है। तो रेजिन का पाया जाना पाइनस का एक मजबूत लक्षण है। अब जो ये कॉर्टेक्स है इसकी ही जो अंतिम परत होती है वह एंडोडर्मिस के रूप में विभेदित हो जाती है। और एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाओं में तो क्या पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं में क्या मिलेगा, कुछ कोशिकाओं की जो अरीय भित्तियां होती है या रेडियल जो वाल होती है इनमें लिग्निन और सुपेरिन का जमाव हो जाने के कारण ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकती। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एंडोडर्मिस की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उनमें कैस्पेरियन पट्टियों का स्थूलन पाया जाता है या कैस्पेरियन पट्टिकाओं युक्त होती हैं, और कुछ कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिका नहीं पाई जाएगी, उन्हें हाथ सेल या मार्ग कोशिकाएं कहा जाता है, जो कि वाटर को जल व खनिज दोनों को यहाँ से पास आउट होने देती है। ये भी कॉर्टेक्स वाली पोर्शन। इसके बाद हम बात करते हैं रंभ वाले पोर्शन की, जो कि एक तो एपिब्लेमा है एक कॉर्टेक्स है, दोनों की हमने बात कर ली। इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वह है स्टील रीजन। तो जो स्टील रीजन कौन सा वाला पोर्शन है, एकदम सेंटर का पोर्शन है, मतलब केंद्रीय भाग है। इसका जड़ का जो कि पेरिसाइकल से घिरा हुआ रहता है या पेरिसाइकल से सुरक्षित रहता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ये हमें जाइलम दिखाई दे रहा है ये कैसा है, एग्जार्च प्रकार, या हम बोल सकते हैं बाह्य आदि दारू प्रकार का। मतलब जो प्रोटोजाइलम है वह बाहर की ओर है, मेटाजाइलम है वह अंदर की ओर है। और यहाँ पर जो ये प्रोटोजाइलम पाया जा रहा है ये कैसा है, द्विविभाजित प्रकार का, मतलब द्विविभाजित हो चुका है, दो शाखाओं में बट चुका है। जो प्रोटोजाइलम है वह द्विविभाजित होकर इसका निर्माण करता है, एक वाई आकृति का निर्माण करता है। और इन दोनों ही भुजाओं के केंद्र में क्या पाई जाती है, रेजिन कैनाल या रेजिन डक्ट, या हम बोल सकते हैं कि रेजिन नलिका पाई जाती है। और मेटाजाइलम इसके पीछे की ओर उपस्थित होता है। जाइलम कैसा है, एग्जार्च प्रकार का है। एग्जार्च प्रकार का है मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा, मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा। ये वाला पोर्शन प्रोटोजाइलम, इधर का पोर्शन मेटाजाइलम। अब जो ये प्रोटोजाइलम होता है ये द्विविभाजित होकर इसका निर्माण करता है, वाई आकृति की संरचना का निर्माण करता है। और इन दोनों ही भुजाओं के वाई आकृति की जो ये दोनों ही भुजाएं हैं इनके बीच में क्या पाई जाती है, रेजिन डक्ट या रेजिन कैनाल पाई जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम के बाद क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाएगा। बाकी के पोर्शन में दो तो यहाँ पर जाइलम के बंडल देखने को मिलेंगे और दोनों ही दो फ्लोएम को बंडल देखने को मिलेंगे। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर कैसे हैं, अलग अलग है। तो ये व्यवस्था कहलाती है रेडियल या आइडियल। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हुआ है, यहाँ पर एग्जार्च और रेडियल प्रकार के। इसके बाद यहाँ पर हमने जाइलम और फ्लोएम दोनों की संख्या कितनी कितनी है, दोनों की संख्या 2 2 है। इसे क्या कहेंगे हम,
डाई आर्च। कैसी हुआ? एग्जॉर्ज, रेडियन और डाई आर्च तथा इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। इसे कैसा प्रकार का बोलेंगे हम? क्लोज प्रकार का बोलेंगे। तो जो रंध्र क्षेत्र है इसमें जो वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं वह कैसे हैं? एग्जॉर्ज, रेडियल, डाई आर्च और क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। एग्जॉर्ज जो है उसकी प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है। तो प्रोटोजाइलम भी विभाजित होकर वाई आकृति की संरचना का निर्माण कर रहा है और वाई आकृति की दोनों ही भुजाओं के मध्य क्या पाई जाती है? रेजिन कैनाल या रेजिन डक्ट पाई जाती है। ऐसे ही इधर का जाइलम है, इसमें भी वाई आकृति का निर्माण हो रहा है, दोनों के बीच में रेजिन कैनाल पाई जाती है। इसके बाद रेडियल जो हुआ, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग व्यवस्थित हैं और दोनों ही अलग अलग व्यवस्थित होने के कारण इसे कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? रेडियल या अरेखीय व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद क्या बोलेंगे? इन्हें क्या बोल सकते हैं? डायआर्च भी बोल सकते हैं। डायआर्च मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों का नंबर कैसा है? दो है, जिसके कारण से डायआर्च व्यवस्था कहा जाता है। और इन वेस्कुलर बंडल के मध्य कैम्बियम एब्सेंट होती है, जिसे क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। अब जो ये जाइलम है इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं देखने को मिलेगी? तो जाइलम में केवल आपको जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम वाहिनिकाएं देखने को मिलेगी। मतलब जाइलम में क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम ट्रेकिस। जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। उसी प्रकार फ्लोएम में क्या पाया जाता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा और चालनी कोशिकाएं सेल्स क्या पाया जाता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा और सीव सेल्स या चालनी कोशिकाएं। तो फिर क्या एब्सेंट होगा? जाइलम में वाहिकाएं एब्सेंट होगी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाएं एब्सेंट होगी। तो ये थी जड़ की आंतरिक संरचना। दोबारा से देखना इसे। जड़ में कौन कौन से पोर्शन दिखाई देते हैं? एपिग्लेमा, कोर्टेक्स और स्टील रीजन। इसी कारण हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना के समान दिखाई देती है या होती है। अब जो एपिग्लेमा है सबसे बाह्यतम एक स्तरीय लेयर है और इसकी कुछ कोशिकाएं किसका निर्माण कर देती है? रूट हेयर्स का निर्माण कर देती है। अब जो इसकी एपिग्लेमा है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें बेसिडियोमाइसीटी वर्ग के जो कवक हैं जैसे एमेंसिया, क्लेवेरिया व स्क्लेरोडर्मा। एमेंसिया, क्लेवेरिया व स्क्लेरोडर्मा ऐसे कवक इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण जो इसकी एपिग्लेमा है उसमें रूट हेयर्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि कवक यहाँ एपिग्लेमा के अंदर एंटर करती है, इसके साथ फ्यूज होकर माइकोराइजा जैसी संरचना का या माइकोराइजा जो सहजीवी संबंध है उसको यहाँ पर स्थापित करने का कार्य करते हैं, जो जल व खनिज लवणों के अवशोषण में जड़ को सहायता प्रदान करेगा, जिसके कारण इसकी एपिग्लेमा में रूट हेयर्स या मूल रोम की संख्या कम हो जाती है। इसके बाद कौन सा पोर्शन है? कोर्टेक्स वाला पोर्शन है, जो कि कहां से कहां तक फैला हुआ होता है? एपिग्लेमा से लेकर रंध्र क्षेत्र तक फैला हुआ है। और कोर्टेक्स बहुस्तरीय क्षेत्र होता है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इसकी कुछ पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? रेजिन पाया जाता है, जिस कारण इसकी कुछ कोशिकाएं रेजिन सेल्स कहलाती हैं।
इसकी फिर कोर्टेक्स की सबसे जो आंतरिक परत है वो किसका निर्माण करती है, एंडोडर्मिस का निर्माण करती है, जिसमें मार्ग कोशिकाएं व एक्सपेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है। अब कोर्टेक्स के पश्चात कौन सा क्षेत्र है, रंध्र वाला क्षेत्र है। रंध्र वाले क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो जाइलम पाया जा रहा है वो कैसा है, इंडार्च प्रकार का है या बाह्य आदि धातु प्रकार का है, मतलब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होगा, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होगा। और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है वह द्विविभाजित होकर बाह्य आकृति की संरचना का निर्माण करता है। और इन बाह्य आकृति की जो दोनों ही भुजाएं हैं इनके मध्य रेजिन डक्ट या रेजिन किनार पाई जाती है। इसी प्रकार जो ये वेस्कुलर बंडल है, एक तो एडगार्स प्रकार के होंगे और जैसे रेडियल प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग व्यवस्थित है। कुछ व्यवस्था को कहा जाता है रेडियल और जाइलम और फ्लोएम दोनों का नंबर 2 है, इसे डायआर्च कहा जाता है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में या जाइलम में कैम्बियम नहीं पाई जाती तो क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो ये लंबा क्षेत्र है ये किससे घिरा हुआ रहता है, पेरिसाइकल से घिरा हुआ रहता है। और यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम ब्रैकेट्स या जाइलम वाहिकाएं हमें देखने को मिलेगी, जबकि वाहिका एब्सेंट होगी। उसी प्रकार फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा और चालनी कोशिकाएं देखने को मिलेगी, जबकि चालनी नलिकाएं और सह कोशिका या कंपेनियन सेल्स उसमें एब्सेंट होगी। और जाइलम किसका संवहन करेगा, जलविद्युत लवणों का संवहन करेगा, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करने का कार्य करता है। तो ये थी इसकी जड़ की आंतरिक संरचना। इसके बाद इन जड़ों में हम द्वितीयक वृद्धि को देखेंगे। इन जड़ों में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, तो द्वितीयक वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि हमने अभी अभी लिखा यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है। और द्वितीयक वृद्धि किसकी सक्रियता से होती है, कैम्बियम की सक्रियता से होती है, परंतु कैम्बियम तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। तो द्वितीयक वृद्धि किसके द्वारा होगी, तो यहाँ पर जो द्वितीयक वृद्धि होती है वह कैम्बियम के द्वारा ही होती है। परंतु जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान कौन सी कैम्बियम बनती है, अस्थायी कैम्बियम बनती है, जो कि द्वितीयक वृद्धि को संपन्न करके वापस से इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। और उस कैम्बियम का निर्माण कहाँ पर होगा, उस कैम्बियम का निर्माण फ्लोएम के आधारीय भाग की जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं वह इस कैम्बियम का यहाँ पर निर्माण करेगी। या तो फ्लोएम के आधारीय भाग की पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं या जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये क्षेत्र पाया जा रहा है, यहाँ की कोई भी पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं इसका निर्माण करती है, अस्थायी कैम्बियम का निर्माण करती है। और यह कैम्बियम केंद्र की ओर विभाजित होकर तो किसका निर्माण करेगी, जाइलम का निर्माण करेगी, और परिधि की ओर विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, फ्लोएम का निर्माण करेगी। मतलब केंद्र की ओर तो क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, परिधि की ओर क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, जिसके कारण जो ये प्राथमिक फ्लोएम है ये परिधि की ओर स्थानांतरित होकर या संकुचित, परिधि की ओर आकर संकुचित हो जाता है तथा अपहासित अवस्था में आ जाता है। इसी तरह इधर का फ्लोएम भी इधर परिधि की ओर आकर संकुचित हो जाएगा और बाद में अपहासित अवस्था में हो जाएगा। इस प्रकार संवहन क्षेत्र में हमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी। और द्वितीयक वृद्धि के संपन्न होने के पश्चात कैम्बियम वापस निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण यह वाला क्षेत्र पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्राथमिक जो फ्लोएम है वह संकुचित हो जाएगा। परंतु जो यहाँ पर जो प्राथमिक जो जाइलम है इस पर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ की यानी ऐसे ही व्यवस्थित रहते हुए हमें दिखाई देंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ का, उसके बाद दोबारा से इसे समझेंगे। अगर जड़ों में द्वितीयक वृद्धि की बात करें
द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होता है, जो फ्लोएम के जो आधारीय भाग की जो पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं, या फिर ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं विभेदित होकर किसका निर्माण कर देती है, अस्थायी कैम्बियम का निर्माण कर लेती है। और यह अस्थायी कैम्बियम का निर्माण होने के पश्चात ये कैम्बियम सक्रिय होकर क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करती है। और ये अस्थायी कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पर करेगी, केवल संवहन वाले क्षेत्र में या स्टील वाले क्षेत्र में। इस दौरान क्या करती है, ये विभाजित होकर केंद्र की तरफ तो किसका निर्माण करती है, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। और परिधि की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बन जाने के कारण जो प्राथमिक फ्लोएम का वह परिधि की ओर इसका आंतरिक होता हुआ संकुचित अवस्था में आ जाता है तथा अपहासित हो जाता है। इस प्रकार जो इसका जो संवहन क्षेत्र है, इसका स्टील रीजन है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ करने के पश्चात जो ये कैम्बियम है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव या निष्क्रिय हो जाती है। और यहाँ पर केवल जो प्राथमिक फ्लोएम है यही संकुचित अवस्था में जाएगा, जबकि यहाँ पर जो प्राथमिक जाइलम बन रहे हैं इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा सेकेंडरी ग्रोथ का। ये जिस पोजीशन में जहां पर व्यवस्थित है वहां पर ये बने रहते हैं। और यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम में जो एलिमेंट्स बनेंगे इनमें किसका निर्माण हो जाएगा, कुछ ना कुछ मज्जा किरणों का भी निर्माण हो जाएगा या मेडुलरी रे का भी निर्माण हो जाएगा। क्योंकि कैम्बियम की जो कुछ कोशिकाएं हैं वह तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और कुछ कोशिकाएं किसका निर्माण करेगी, मज्जा किरणों का निर्माण करेगी, जो कि तने जो कि जड़ों के पार्श्वीय भागों में कुछ ना कुछ सप्लाई देने का कार्य करती है। क्योंकि जाइलम में क्या होता है, जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम वाहिनिकाएं तो ऊपर की ओर जाती है ऐसे, जबकि जो मज्जा किरणें होती है तो इसके 90 डिग्री एंगल पर अरीय रूप से व्यवस्थित होती है, जो जड़ों को चारों ओर सप्लाई देने का कार्य करती है। तो जो कैम्बियम होती है एक तो वो फ्लोएम का निर्माण करती है और जाइलम का निर्माण करती है, परंतु जाइलम के बीच बीच में किसका निर्माण कर देती है, वो मज्जा किरणों का निर्माण कर देती है। तो मज्जा किरणें भी यहाँ पर हमें जाइलम में देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम पाया जा रहा है, इसकी जो वाहिनिकाएं होगी वह चौड़ी होगी तथा इसमें स्थूलन पाया जाएगा। वाहिनिकाओं में कौन सा स्थूलन देखने को मिलेगा, यहाँ पर सर्पिलाकार स्थूलन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे ही जो इसका जो संवहन क्षेत्र है या रंध्र क्षेत्र है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है या सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है, तो उसी दौरान क्या होता है, जो इसका कोर्टेक्स वाले क्षेत्र में भी सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है। उस दौरान क्या होता है, जो इसकी पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल की सबसे बाह्यतम जो स्तर होता है या जो पेरिसाइकिल की जो सबसे बाहरी परत होती है वह विभेदित होकर कैम्बियम का निर्माण कर देती है। यहाँ पर ये एक कैम्बियम बना देती है और यह कैम्बियम को क्या कहेंगे हम, कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम परिधि की ओर विभाजित होकर तो किसका निर्माण करेगी, कॉर्क का निर्माण करेगी और केंद्र की ओर विभाजित होकर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी। इस प्रकार एक्स्ट्रा स्केलर रीजन में भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। जड़ों में भी एक तो रंध्र क्षेत्र में भी द्वितीय वृद्धि होगी, रंध्र क्षेत्र के बाहर भी द्वितीय वृद्धि होगी। रंध्र क्षेत्र में क्या होगा, अस्थायी कैम्बियम का निर्माण होगा जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को कंडक्ट करेगी। और रंध्र क्षेत्र के बाहर जो पेरिसाइकिल की जो सबसे आउटर लेयर होती है या फिर कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर लेयर होती है वह यहाँ पर विभेदित होकर कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कर देती है।
लिया है कि कैम्बियम बनाएगी जिसे कोर्टिक कैम्बियम कहेंगे। और ये कोर्टिक कैम्बियम परिधि की ओर विभाजित होकर कोर्ट का निर्माण करेगी, केंद्र की ओर विभाजित होकर सेकेंडरी कोर्टेक्स का निर्माण करेगी, जिसके कारण जो जड़ें होती हैं उसकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंतर्गत हम इसके स्टेम की एनाटॉमी और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करेंगे। थैंक यू।